नायरा और कुणाल दोनों का रोमांस चालू हो जाता है। नायरा के चिढ़ाते ही कुणाल उसे छेड़ता है। फिर दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। उसके बाद दोनों बाहों में बाहें डाले सुकून नींद सो जाते हैं। अब आगे। अगली सुबह 5 बजे नायरा अचानक से नींद में ही पसीने से तर हो जाती है और उसका शरीर कांपने लगता है। वह ऐसे ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगती है और साथ ही अपने हाथ पैर चलाने लगती है। उसकी हलचल सुनकर कुणाल भी उठ जाता है और नायरा को इस हालत में देख घबराकर शांत करने के लिए उसे अपने सीने से लेता है। जान, मैं यही हूँ, सब कुछ ठीक है। ये सब कहते हुए कुणाल नायरा की पीठ सहलाने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि नायरा अचानक से क्यों घबरा गई। कुणाल को अपने पास महसूस करके नायरा शांत हो जाती है और अपनी आंखें खोलकर उसे देखते हुए बोलती है, कुणाल तुम कौन हो? नायरा का सवाल सुनकर कुणाल के हाथ जो नायरा की पीठ पर चल रहे थे अचानक से रुक जाते हैं। वो एकदम से हड़बड़ा जाता है। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी नायरा की आंखों में देखने की। नायरा अब तक संभल चुकी थी लेकिन उसकी आंखों में सवाल साफ साफ दिख रहा था। कुणाल को खुद से नजरें चुराते देख उसका शक यकीन में बदल जाता है और वो कुणाल से थोड़ा दूर हो जाती है। नायरा के दूर जाते ही कुणाल को खालीपन महसूस होता है। उसे लगता है कि नायरा उसकी सच्चाई जानती है और अब वो उसे छोड़ देगी। ये सब सोचते हुए कुणाल पैनिक हो जाता है। उसके दिल में नायरा को खोने का डर अपनी जगह बना लेता है। जबकि उसके विचारों से अनजान नायरा सोचती है, मैंने जो देखा वह क्या था? दो कुणाल, लेकिन उन दोनों की शक्ति काली थी। इसका क्या मतलब है? तभी उसे वरदान की बात याद आई जब उसने कहा कि नीली नहीं काली है। क्या इसका मतलब शक्ति से था? ओ, अब मैं कैसे भूल गई थी। ये सब क्या है? सब कुछ बहुत ही अजीब है। तंतुओं की शक्तियों के बीच काली शक्ति, इसका मतलब क्या हो सकता है? तभी उसके कानों में कुणाल की बेचैनी से भरी आवाज आती है, जान मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे छुपाया लेकिन मैं इस राज को किसी को नहीं बता सकता है। ये सब कहते हुए कुणाल का सिर झुका हुआ था और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नायरा के हाथ पर गिर पड़ा। कुणाल को इतना पैनिक होता देख नायरा का दिल डूब गया। उसे लगा जैसे उसे सांस नहीं आ रही हो। वो कुछ कहती उससे पहले ही कुणाल फिर बोला, मैंने तुम्हें धोखा दिया। असल में असली कुणाल नहीं हूँ और तुम्हारी शक्तियाँ भी मुझे किसी खैरात में मिली है, ना कि इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े थे। कुणाल को एक एक शब्द किसी खंजर की तरह लग रहा था। ये वही सच था जिसे वो कभी भी याद नहीं करना चाहता था। उसने मान लिया था कि नायरा सिर्फ उसकी है और अब वो बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा। वो अपना प्यार किसी को नहीं देगा, चाहे वो उसका खुद का भाई ही क्यों ना हो। उसके हर एक शब्द नायरा को शौक देने के लिए काफी थे। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा और अब उसे कुछ कुछ समझ आने लगा था। नायरा ने कुणाल को देखा जो अभी भी उससे कुछ कहना चाहता था लेकिन शायद हिम्मत जवाब से चुकी थी। कुणाल की नजरें झुकी देखकर नायरा का दिल कांप उठा। वो बिल्कुल भी उसे पहले जैसे एक हारा हुआ इंसान के रूप में मशीन नहीं बनने देगी। जब कुणाल को कुछ नहीं सूझा तो उसने यहाँ से जाने के बारे में सोचा और बिना नायरा की ओर देखे बेड से उतर गया और चेंजिंग रूम के अंदर अपने कपड़े चेंज करके सीधे कमरे से निकलने लगा कि तभी नायरा ने कहा, ये क्या हरकत है मिस्टर कुणाल कपूर? कहते हुए नायरा कुणाल के सामने बिना किसी भाव के खड़ी थी। जब कुणाल ने नायरा के मुंह से अपना पूरा नाम सुना तो उसे वही दिन याद आ गया जब वे एक अजनबी के रूप में मिले थे। इस बारे में सोचकर कि वो फिर एक बार अजनबी बन चुके हैं, कुणाल का दिल ठिठुर गया। उसके लिए ये सहन करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, मगर फिर भी वो नायरा से प्यार करना नहीं छोड़ सकता। नायरा ने जब उसे अपनी ही सोच में खोए देखा तो चिढ़ते हुए कुणाल का कॉलर पकड़कर बोली, तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ बोलो। पहले मुझसे झूठ बोला और फिर खुद ही डिसाइड कर लिया और बिना कुछ एक्सप्लेन किए निकल लिए। वाह वाह, क्या खेल रचा है। झूठ तुमने बोला और सजा मुझे आखिर क्यों? क्यों कुणाल, मुझे सजा क्यों? कुणाल उसे इस तरह देखकर शॉक था क्योंकि नायरा ने कभी भी खुद की फीलिंग्स इस तरह एक्सप्रेस नहीं की थी। कल रात को ही उसने कुणाल को पूरी तरह अपना लिया लेकिन आज की सुबह उनके लिए किसी ग्रहण से कम नहीं रही। कुणाल बहुत शर्मिंदा था लेकिन वो क्या करता, उसे अपना प्यार मिल चुका था, इसलिए वह थोड़ा सेल्फिश हो गया था। हाँ थोड़ा नहीं बहुत, लेकिन उसका दिल सिर्फ ये बात जानता था नायरा उसकी है, चाहे उसे किसी दूसरे की लकीरों से चुराना ही क्यों ना पड़े। आज नायरा का रुखा बर्ताव उसे दर्द पहुंचा रहा था। ये दर्द कल सहे दर्द से भी ज्यादा था। तभी एक बार फिर नायरा की आवाज कुणाल के कानों में सुनाई दी,
नायरा फिर से बोली, इसका मतलब तुम कुणाल के बेरुपया हो, है ना? और मेरी शक्ति तुम्हारी नहीं, किसी ने तुम्हें भीख में दे दी और इसका बोझ तुम आज तक ढो रहे हो। तुम एक पवित्र दैविक शक्ति नहीं हो, एक शैतानी शक्ति हो। नायरा कुणाल की आंखों में देखकर, जब शक्ति तुम्हारी नहीं है तो ये नायरा भी कैसे तुम्हारी हो सकती है ना? और शादी तो मुझे असली कुणाल से करनी होगी, क्यों है ना? नायरा के शब्द कुणाल के दिल को चीर रहे थे। नायरा को खुद को उससे अलग कहना वो बर्दाश्त नहीं कर सका। अगले ही पल कुणाल ने नायरा की कमर को पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती किस करने लगा। लेकिन इस बार नायरा ने उसका साथ नहीं दिया और ना ही उसे रोका। वो बस अपनी आंखें बंद करके अपने लिए कुणाल का जुनून महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद नायरा भी उसका साथ देने लगी। नायरा को खुद को किस बेक करता देख कुणाल एक भूखे शेर की तरह नायरा को और भी ताकत से चुमने लगा। दोनों की टंग एक दूसरे से ऐसे लिपटी थी जैसे अगर उन्होंने एक दूसरे को जाने दिया तो वह मिल नहीं पाएंगे। उनकी किस अब एक फ्रेंच किस बन गई। दोनों का शरीर गर्म होने लगा। किस करते करते कुणाल उसे बेड पर ले गया। अब कुणाल नायरा के ऊपर उसे और भी डीपली किस कर रहा था। करीब आधे घंटे की किस के बाद कुणाल ने नायरा को छोड़ा लेकिन अलग नहीं हुआ। कुणाल अपना माथा नायरा के माथे से मिलाते हुए गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और अपनी इंटेंस नजरों से नायरा को घूरते हुए कहता है, आज बोल दिया लेकिन आइंदा याद रखना कि तुम सिर्फ मेरी हो और हाँ, कुणाल भी सिर्फ एक ही है और तुम कुणाल कपूर की ही हो। तैयार रहना, जल्दी ही तुमसे शादी करूंगा। फिर अपने हाथों की लकीरों को देखकर, इनमें तुम्हारा नाम अगर ना भी हो तब भी तुम मेरी हो। इन लकीरों को मिटा दूंगा। जिसमें कुणाल की नायरा नहीं, उस हर चीज को बर्बाद कर दूंगा। ये वादा, मेरी जान। कुणाल का अपने लिए बेपनाह प्यार और जुनून देखकर नायरा का दिल ठेहर सा गया। उसे खुशी हुई ये जानकर कि उसका कुणाल अपनी नायरा का नाम भी किसी और के साथ जुड़ते हुए नहीं देख सकता, तो किसी और का नायरा पर हक कैसे रखने दे सकता था। ये सब सोचकर उसकी आंखें खुशी से नम हो गई। कुणाल जो नायरा के हर एक भाव को गौर से देख रहा था, उसे लगा कहीं मैंने नायरा को डरा तो नहीं दिया। उसने हमेशा कोशिश की थी अपनी ये साइड नायरा को ना दिखाने की, मगर ये वही लंडकी थी जो कुणाल कपूर की बॉटम लाइन है। उससे सब कुछ भी बर्दाश्त होगा, लेकिन अपने प्यार का नाम भी किसी और से जुड़ना नहीं। नायरा कुणाल की आंखों में देखकर बोली, कह दिया, अब मेरी सुनो। कैसे सोच लिया कि तुम मुझसे बच सकते हो? मैंने पहले की कहा था कि एक बार जब मेरा दिल तुम्हारा हो गया तो चाहकर भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता कि तुम एक कपूर ना भी हुए तो। बस एक बात याद रखो और अपने दिल दिमाग में गहराई से बिठा लो, ये तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो सकते थे और हमेशा रहोगे, क्योंकि मेरे दिल की धड़कन तुमसे जुड़ चुकी है और ये सांसें चलने की वजहों में से तुम ही एक बन चुके हो। नायरा के ये शब्द काफी थे कुणाल को ये बताने के लिए। फाइनली नायरा ने उसे कहा कि वो उससे बेइंतहा प्यार करती है। हम सीधा ना सही, मगर जो शब्द उसने दिल से कहे वो कुणाल के लिए उन 3 शब्दों से कहीं ज्यादा खास थे। आखिरकार अपनी दुनिया से निकलकर उसे यकीन हुआ कि जो उसने सुना वो सच था। दोनों की नजरें मिली, जहां सिर्फ प्यार था, बेशुमार प्यार। तभी अचानक कुणाल ने नायरा को अपनी गोद में उठा लिया और घूमने लगा। नायरा कुणाल से, अरे क्या कर रहे हो कुणाल, छोड़ो ना। कुणाल रुककर नायरा से, बिल्कुल नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा डर जो मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था, आज सब ठीक हो गया। फिर नायरा के लेफ्ट गाल को चूमकर, जान तुम मेरी पूरी दुनिया हो। आज जाकर मुझे लगा कि मैंने शायद कुछ तो पुण्य किया होगा अपने पिछले जन्म में, जो मुझे तुम मिल गई। मुझे मेरा प्यार मिल गया और उसका जिंदगी भर का साथ भी। ये कहकर कुणाल फिर से नायरा को खुशी से प्रिंसेस स्टाइल में पके घुमाने लगा। दोनों की खिलखिलाहट पूरे रूम में गूंज रही थी, जिसे सुनकर बाहर दरवाजे पर खड़े आर्यन की आंखें खुशी से भर आई। दरअसल कुणाल ने जब जाने के लिए डोर खोला तभी नायरा ने उसे रोक दिया था। यही वजह है कि आर्यन ने उन दोनों की सारी तो नहीं, मगर जब कुणाल ने कहा वो सिर्फ उसकी है, वहां से सुना था। वो अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत खुश थे। जब कुणाल और नायरा अपने प्यार में मग्न थे तभी उन्हें किसी के खांसने की आवाज आई, जिसे सुनकर दोनों की नजर अपने पीछे गई, जहां आर्यन अपने दोनों हाथ फोल्ड किए उन्हें ही देख रहा था। अपने पापा को देखकर नायरा झेप गई और शर्माकर नजरें चुरा ली, फिर घूर कर कुणाल को देखा, जैसे कह रही हो, ये सब तुम्हारी गलती है जिस वजह से आज मुझे पापा के सामने शर्म आ रही है। कुणाल ने कोई रिएक्शन दिया, बस एक क्यूट सा फेस बना दिया और नायरा को अच्छे से बगल में पड़े सोफे पर बिठा दिया।
कुणाल, छोटे डेढ़ वो एक चुल्ली में घर जा रहा था, तभी नायरा के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई और मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा चूहा नायरा के आगे पीछे कूद रहा था, जिससे वो डर गई। इसलिए वह डरकर मेरी गोद में बैठ गई। कुणाल के इतने साफ झूठ को सुनकर आर्यन हंसना चाहते थे, लेकिन अपनी बेटी को और एम्ब्रेस ना करते हुए बस हाँ कह दिया। वही कुणाल के बेहुदा बहाने को सुनकर नायरा उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। उसने सोचा चूहे से डरूं, वो भी मैं हूँ। फिर अपने पापा से, हाँ डेढ़ था एक बड़ा सा चूहा जो पूरी रात मेरे रूम में था, लेकिन सुबह होते ही मुझे परेशान करने लगा। ये सब कहते हुए नायरा की तेज नजर कुणाल पर ही अड़ी थी। कुणाल भी समझ गया था कि रात भर रहने वाला चूहा कोई और नहीं वही निकला। उसने भी नायरा को घूरा, फिर आर्यन की तरफ देखकर पूछा, लेकिन छोटे डेढ़ आप इस वक्त यहाँ कोई काम था क्या? कुणाल के पूछने पर नायरा ने भी अपने पापा को देखा जो उसके बगल वाले सोफे पर बैठे थे। उन दोनों की सवाल भरी नजरों को भांपकर उन्होंने कुणाल को बैठने का इशारा किया। कुणाल भी नायरा के बगल में बैठ गया। दोनों का ध्यान इस वक्त आर्यन पर ही, तभी आर्यन ने कहा, नायरा, जैसा कि अब तुम कुणाल के बारे में सब जानती हो, तो मुझे लगता है कि तुम दोनों को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। उनकी बात सुनकर दोनों ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा, फिर आर्यन को। आर्यन भी समझ गए कि वो दोनों इतने हैरान क्यों है, लेकिन वो उन्हें अभी सब कुछ नहीं बता सकते थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं और तारिणी कुणाल के पालक है, पलने वाले माँ बाप, हमें कैसे नहीं पता कि तुम कौन हो। जिसे सुनकर नायरा खुश हो गई कि उसे अब अपने पापा से ये बात छुपानी नहीं पड़ेगी। असल में जो बातें नायरा के बारे में कोई नहीं जानता, वो सब उसने अपने पापा को बताई है। ये भी कि वो ब्लू फोर्स ऑर्गेनाइजेशन की बॉस है। इसके उलट कुणाल की आंखें मिक्सड इमोशंस से भर गई, जो आर्यन को ही देख रहा था। अपने प्यारे बेटे को इस तरह देखकर आर्यन हंस दिए और मजाक करते हुए बोले, क्या तुम मुझे अपना आधिकारिक पिता बनाना चाहते हो? अगर ऐसा है तो नायरा तुम्हारी। वो आगे कुछ कहते उससे पहले ही कुणाल बोल पड़ा, मैं आपका दामाद ही बनूंगा, मुझे शादी मंजूर है। उसकी जल्दबाजी देखकर आर्यन को हंसी आ गई, फिर अपनी बेटी को देखा। नायरा ने भी अपना सिर हाँ में हिलाकर मंजूरी दे दी। दोनों की रजामंदी पाकर आर्यन ने आगे कहा, जैसे आप दोनों जानते ही है कि 2 हफ्ते बाद नायरा मेरी बेटी है, ये सबको पता चल जाएगा। साथ ही मैंने तुम दोनों की सगाई भी वही करवाने की सोची है। नायरा से मैंने पहले ही पूछ लिया था। अब जब तुम शादी के लिए राजी हो तो सगाई भी फाइनल कर देते हैं। उनकी बात पर दोनों ने खुशी से हामी भर दी। वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक आदमी गुस्से से डॉक्टर की कॉलर पके बोला, मेरी बहन पूरे दिन और रात से बिना कुछ बोले पड़ी है। तुम्हारी ट्रीटमेंट का उस पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा? बोलो, नहीं तो तुम्हारी बोलती हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। डॉक्टर की हालत बहुत खराब थी। उनका पूरा चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। चिंता की रेखाएं मानो अभी हाथ में आ जाएगी। डॉक्टर अपना पसीने पोंछते हुए, छो छोटे मम मालिक, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आदमी गुस्से से चिल्लाते हुए, कोशिश नहीं, आई वॉन्ट ओनली रिजल्ट। वो इतने गुस्से में था कि आसपास खड़ा स्टाफ, जो पहले ही डर से कांप रहा था, अब वो रोने की कंगारह पर आ चुके थे। दोनों की रजामंदी पाकर आर्यन ने आगे कहा, जैसे आप दोनों जानते ही है कि 2 हफ्ते बाद नायरा मेरी बेटी है, ये सबको पता चल जाएगा। साथ ही मैंने तुम दोनों की सगाई भी वही करवाने की सोची है। नायरा से मैंने पहले ही पूछ लिया था। अब जब तुम शादी के लिए राजी हो तो सगाई भी फाइनल कर देते हैं। उनकी बात पर दोनों ने खुशी से हामी भर दी। वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक आदमी गुस्से से डॉक्टर की कॉलर पके बोला, मेरी बहन पूरे दिन और रात से बिना कुछ बोले पड़ी है। तुम्हारी ट्रीटमेंट का उस पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा? बोलो, नहीं तो तुम्हारी बोलती हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। डॉक्टर की हालत बहुत खराब थी। उनका पूरा चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। चिंता की रेखाएं मानो अभी हाथ में आ जाएगी। डॉक्टर अपना पसीना पोंछते हुए, छो छोटे मम मालिक, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आदमी गुस्से से चिल्लाते हुए, कोशिश नहीं, आई वॉन्ट ओनली रिजल्ट। वो इतने गुस्से में था कि आसपास खड़ा स्टाफ, जो पहले ही डर से कांप रहा था, अब वो रोने की कगार पर आ चुके थे। अब आगे तभी कॉरिडोर से किसी के तेज हाई हील्स टक टक की आवाज आई। सभी स्टाफ और उस आदमी का ध्यान भी सामने की तरफ चला गया, जहां एक औरत हल्की पीली साड़ी में उनके पास ही आ रही थी। उस औरत को देखकर आदमी के बिना किसी भाव का चेहरा और भी सख्त हो गया। तभी उस औरत की आवाज आई, अभी बेटा अलका कैसी है? वह ठीक तो है ना? पता नहीं मेरी बच्ची को किसकी नजर लग गई। यहाँ आने से पहले वो कितनी खुश थी, लेकिन अब वो मुझे कोई जवाब भी नहीं दे सकती।
आप सही है, ये कोई और आदमी नहीं बल्कि अविराज ठाकुर है जो कल रात ही इंडिया आ चुका था। अलका सिन्हा उसकी बहन है, लेकिन ये बात खुद उसे अलका नहीं पता क्योंकि ठाकुर और सिन्हा उसे अभी छिपाकर रखना चाहते हैं। वह औरत फिर एक बार बोली, अभी मुझे बताओ कि मेरी बेटी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। उनकी बात सुनकर अविराज उन्हें एक मजाकिया लुक देता है और उनसे ही सवाल करते हुए पूछता है, आज इतनी कृपया की मेहरबानी किस लिए मिसेस सिन्हा? मुझे समझ नहीं आता कि आप दोनों किस तरह का रिश्ता निभा रहे हैं। क्या एक अलग पति ढूंढना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है? वो आपके पति है जिनसे आप अभी भी पता नहीं कौन सा रिश्ता जोड़े हैं, लेकिन मुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी मत करना कि मैं तुम जैसी किसी लूज कैरेक्टर का कहना मानूंगा। उसने इतना ही कहा था कि एक जोरदार तमाचा अविराज के गाल पर पड़ता है। ये इतना तेज था कि किसी को भी सब कुछ समझने में पूरे 2 मिनट लगे, लेकिन अभी की नजर सामने ही गड़ी थी। उसका एक हाथ अपने गाल पर था जहां उसे मारा गया था। दूसरी तरफ नायरा एक सादे सफेद सूट में तैयार हो चुकी थी। कुणाल पहले ही नायरा को अपने मिशन के बारे में बोलकर जा चुका था। डाइनिंग टेबल पर आर्यन और उसके पापा और कुणाल के दादाजी जो यही रुके थे, तीनों नाश्ते के लिए नायरा वेट कर रहे थे। तभी सीढ़ियों से नायरा आती हुई नजर आई। जैसे ही तीनों ने उसे देखा वो शॉक हो गए क्योंकि आज नायरा ने पहली बार कोई ट्रेडिशनल कपड़े पहने थे जिनमें वो किसी अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो सब नायरा के पुकारने पर होश में आए। उन्हें तो ये भी पता नहीं चला कि वो कब नीचे आकर उनके पास बैठ गई। अपने होश को संभालते ही आर्यन नायरा की आंखों से काजल अपने हाथ में लेकर उसके कान के लगाते हुए कहते हैं, आपको किसी की बुरी नजर ना लगे, हमारी प्रिंसेस आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए दोनों दादाजी भी बोले, बिल्कुल हमारी राजकुमारी की सुंदरता इस दुनिया से परे है। भगवान आपको हर मुसीबत से बचाए और कुणाल को आज जल्दी जाने का पछतावा जरूर हो। फिर दिग्विजय दादाजी जल्दी से नायरा की बहुत सारी अच्छी फोटोज खींच लेते हैं। वही उन दोनों की बात सुनकर आर्यन को बहुत हंसी आ रही थी। वो समझ गया था कि अब ये दोनों यार जरूर कोई कारस्तानी करेंगे। नायरा तो ज्यादा कुछ समझ नहीं पाती, बस हंसकर रह जाती है। सभी नाश्ता करते हैं, फिर नायरा अपने सबको आश्रम जाने का बोल श्री के साथ निकल जाती है। आज जाकर नायरा अपनी शक्तियों को समझने के लिए एक कदम आगे बढ़ा रही थी। नायरा को इंडिया आए आज पूरा 1 महीना हो चुका था, जहां उसने बहुत से नए दुश्मन बनाए और कईयों को बर्बाद कर दिया, जिनमें से उसका पहला निशाना और लक्ष्य वो हासिल कर चुकी थी, रस्तोगी फैमिली की पावर को नष्ट करना, जो लगभग हो ही गया था। फिर उस तेज रत्न को हासिल करना, मगर अभी वो रुक नहीं सकती थी क्योंकि इन 3 महीनों के अंदर उसे एक और रत्न यानी कि स्वप्न रत्न को खोजना था, जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ है। सुबह के 7 बजे नायरा आश्रम में थी। उसने अपने कदम आगे रखे और फिर से वही शांति महसूस की, लेकिन इस बार डॉक्टर रंजीत और साथ ही डॉक्टर अभिनव उसका गेट पर इंतजार कर रहे थे। नायरा ने उन दोनों को शुद्ध हिंदी में ग्रीट किया, शुभ रात गुरुजी, शुभ रात डॉक्टर। उन दोनों ने भी उसे शुभ रात किया और नायरा को लेकर सीधा एक बगीचे में चले गए। गुरुजी बोले, अब जब आप यहाँ हैं तो बिना किसी देरी के आपको अभ्यास शुरू कर देना चाहिए, जिससे अगर कोई भी आपकी प्रतिभा पर सवाल उठाए तो आप इसे करने में सफल रहे हैं। इतना कहकर उन्होंने अपने शिष्यों से कुछ सामान मंगाया। फिर नायरा को देखकर बोले, जैसे कि आप अपने आसपास देख रही हैं, ये वन को साधारण वन नहीं है। यह आपको वो सब करना है जिसे देखकर ऐसा लगे कि ये सच में एक बगीचा है। कहने का मतलब बस इतना है कि आप और मैं भी नहीं जानते कि कितना समय आपको इस बगीचे को बनाने में लगेगा। नायरा भी अपना काम समझ गई और गुरुजी से बोली, ठीक है, मैं इसे करूँगी, चाहे कितना भी समय क्यों ना लग जाए। गुरुजी, बहुत खूब, तो अब से आप यही रहेगी आश्रम में और दिन रात मेहनत करेगी। वैसे भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको केवल 1 महीने में अपनी शक्तियों को पूरी तरह से समझना होगा। नायरा भी हामी भरते हुए, जी गुरुजी, मैं निश्चित रूप से आपके हर परीक्षा में सफल होने की अपनी पूरी जान लगा दूंगी। ठीक है, तो जाओ, अब से ये बाग तुम्हारा है। पहले तुम इसे साफ करो, और हाँ, मैं तुम्हें ये भी याद दिला दूं कि इस बाग की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, इसलिए आपको इस मिट्टी के दोष को पहले सही करना होगा, उसके बाद यहाँ फूल फल आदि जड़ी बूटियों के पौधे लगेंगे। नायरा उनकी बात पर गौर करती है और अपनी आंखों से सारी जमीन को स्कैन कर लेती है। उसके बाद गुरुजी और अभिनव वहां से चले जाते हैं और नायरा उन बंजर और सूखे पेड़ पौधों को निकालने लगती है। उसे काम करते गुरुजी यानी रंजीत जी देखते हैं और अभिनव उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कह नहीं पाता, मगर अपने सवाल से व्याकुल आखिर में पूछ ही लेता है।
डेड। जैसे ही उसने ये शब्द कहा गुरुजी उसे घूर कर देखते, जिससे अभिनव को याद आता है कि ये तो आश्रम है और उसे यहाँ के नियम के अनुसार आपने डेड को गुरुजी ही कहना होगा। फिर वो अपनी भूल सुधारते हुए कहता है, गुरुजी आपने नायरा को वह वन क्यों दिया, जबकि यहाँ सब जानते हैं कि वो एक मायावी वन है जिसे एक काली शक्ति ने बंजा बना दिया था। तो फिर अचानक नायरा को उसे सही करने के लिए कहना। मैं कुछ समझा नहीं। अभिनव का सवाल एकदम उचित था। गुरुजी जी ने एक मुस्कान के साथ उस ओर देखते हुए कहा जहां नायरा फिलहाल सफाई कर रही थी, हम तुम्हारा दिमाग अब ठीक चल रहा है। खैर क्या तुम ये जानते को कि ये वन अब मायावी है, लेकिन इस माया को तोड़ना ही नायरा की पहली परीक्षा है। शक्ति और मानसिक शक्ति दोनों का वरदान साथ नहीं मिलता। उसी तरह काली शक्ति कितनी भी मायावी क्यों ना हो जाए, दैविक शक्ति के आगे उसे अपने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। लेकिन इस बार एक दैविक शक्ति को काली शक्ति के धारक से प्यार हो गया है। ये तो होना ही था, क्योंकि उन दोनों की शक्ति को आपस में टकराना होगा, जिसके चलते कोई जादू, कोई शक्ति काम नहीं आएगी सिवाय एक के। इतना कहकर वह चुप हो गए और फिर एक रहस्यमय मुस्कान के साथ अपनी बात पूरी करते हुए बोले, जहां जादू और शक्ति विफल है वहां श्रद्धा और कुछ पाने की इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा उच्च स्तर पर होती है। जादू तो एक भ्रम है और शक्ति एक जाल, मगर साधना जितनी कठिन है उसका फल उतना ही मीठा। ये सब बोलते हुए गुरुजी जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर खुद से ही सोचते हुए, देखो तारिणी, तुम्हारी बेटी अपने भविष्य को बदलने के मार्ग पर चल पड़ी है। मैं जानता हूँ तुम जहाँ भी होगी, तुम इसे महसूस कर सकती हो कि ये नायाब बेटी खुद के साथ हम सब का भविष्य बदलेगी। दूसरी तरफ एक बहुत ही भयंकर जंगल में, उस रात से भी काले जंगल में, जहाँ दिन में भी घोर अंधेरे का पहरा होता है, वही उस अंधेरे को चीरते हुए एक ब्लैंक केसल में बहुत से लोग हैं जो साधारण तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। वे सभी ऊपर से नीचे तक काले कपड़ों में लिपटे हुए थे और अपने सामने बैठे आदमी के सामने झुक रहे थे। वो आदमी किसी महान राजा की तरह उस ब्लैंक सिंहासन जैसे सोफे पर अपने एक पैर पर दूसरा पैर चाए बैठा था। उसके तीर से भी पेनी नजरें सामने खड़े सभी लोगों पर गड़ी थी। उसके सामने खड़े शख्स ने झुककर कहा, बादशाह की जय हो। खबर पक्की है, आर्यन सिंघानिया अपने मेंशन नहीं लौटा, मगर किसी ने उसे हमारे द्वारा बनाए जहर से बचा लिया। सामने बैठे डाकौरा वाले आदमी ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में खून उतर आया। अगले ही पल गोली चलने की आवाज आई और सामने खड़ा शख्स जो एक जासूस था वही फंस पर ढेर हो गया। गोली उसके माथे के बीचों बीच लगी थी। बेचारे को एहसास होता उससे पहले ही वो इस राक्षस से हाथों मारा जा चुका था। वो आदमी गुस्से में किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था, लेकिन उसके आसपास मौजूद लोगों के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वे सब किसी दानव से कम नहीं थे। उन्हें किसी चीज की समझ नहीं थी सिवाय अपने बादशाह के हुक्म के। वो आदमी गुस्से से फुफकार मारते हुए बोला, बच गया, फिर से बच गया तू, लेकिन कब तक? हा 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 हा, कब तक बचोगे इस शेर से, आर्यन सिंघानिया? फिर वो उठकर एक कमरे में चला जाता है जहां बहुत सारी तस्वीरें थी। वही एक कांच के गोल बेड पर एक लंडकी की पत्थर की मूर्ति लेटी हुई थी। वो वहां जाकर उस मूर्ति को छूता है और बड़े ही प्यार से बोलता है, माय स्टार, तुम कब उठोगी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ कि तुम यहाँ मेरे पास हो। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हारा राज उन सबको सजा देगा, ठीक है? और फिर वो भी उस मूर्ति से थोड़ी दूरी पर लेट जाता है, क्योंकि जिस मायावी धातु से वो बनी थी उससे कोई भी इंसान उसे ज्यादा समय तक नहीं छू सकता था। और वो आदमी उस मूर्ति को देखते हुए ही सो जाता है। एक और नया विलेन। आप सोच रहे होंगे कि कितने दुश्मन है, तो मैं आपको बता, वो सब दुश्मन तो रास्ते के कांटे हैं, लेकिन जेड ये आदमी ही हमारी कहानी का असली खलनायक है। बहुत जल्द इसका खुलासा होगा, मगर उससे पहले रत्नों को हासिल करना होगा और साथ ही हमारे कुणाल और नायरा की शादी भी। नायरा को धूप में काम करते हुए अब सुबह से दोपहर का समय हो चला था। पसीने से लथपथ सूरज की तेज चमक के नीचे नायरा किसी तराशे हुए खीरे के नूर का टुकड़ा लग रही थी। वो कहते हैं ना, पूरी लगन से किसी को काम करते देखना देखने वालों की आंखों को वह नजारा सुकून और शांति प्रदान करता है। अगर कुणाल नायरा को ऐसे देखता तो उसके लिए उसे काम करने देना नामुमकिन होता। यही वजह थी कि नायरा ने उसे सिर्फ इतना बताया कि वह आश्रम में मेडिसिन और कुछ माइंड टेक्निक्स जिससे उसकी शक्ति संतुलित रहे वही सीखेगी। तभी अभिनव वहां आते हुए कहता है, नायरा अब इसे जाने दो, बाद में करना, चलो खाना खा लो, सभी तुम्हारी राह देख रहे हैं।
उद्धरण चिन्ह। नायरा जो खराब मिट्टी को हटा रही थी उसने भी अपना सिर हिला दिया और वही बाजी में लगे नल से अपने हाथ धोते हुए उसे चलने का इशारा किया, जिसे समझकर अभिनव चलने लगा। दोनों ही आश्रम के बड़े से हॉल में आए, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि ये एक भोजन घर है जहां नीचे बैठकर सभी एक साथ खाना खाते हैं। नायरा को आते देख सभी गुरु और शिष्य उसे देखते हैं और फिर अपना खाना शुरू कर देते हैं। नायरा भी अपने स्थान पर बैठ जाती है जहां उसके उम्र के कुछ युवा बच्चे बैठे हुए थे। अभिनव अपने पिता के बगल में स्थान देखकर वहां बैठ जाता है। खाने में एकदम सादा भोजन बना था। कढ़ी पकोड़े की सब्जी, रोटी और चावल। नायरा काफी थक गई थी क्योंकि उसे बगीचे को साफ और पौधे हटाने में काफी समय लग गया था। नायरा को खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा, लेकिन फिर भी उसने अपने मन को कम खाने के लिए मनाया क्योंकि अभी भी उसका टास्क पूरा नहीं हुआ था। खाना खाने के बाद बिना आराम किए वह फिर से काम पर लग गई। उसने अपनी किसी भी शक्ति के उपयोग के बिना सब कुछ किया था, लेकिन उसकी आंखें बिना शक्ति के ही जांच करने के लिए काफी थी। नायरा ने उस मिट्टी का अच्छी तरह प्रशिक्षण किया, जैसे उसकी खुशबू, उसका रंग और प्रकार आदि, जिससे उसे पता चला कि मिट्टी तो एकदम सही थी, लेकिन वह अभी भी पता नहीं कर पा रही थी कि असल परेशानी क्या है। उसने बिना रुके मिट्टी में जड़ी बूटियों और बीजों को जोतना शुरू कर दिया। पहले वो मिट्टी के लोहे के एक औजार की मदद से खोदती, फिर फूल पौधे के साथ खाद के रूप में गाय का गोबर इस्तेमाल करती, इससे मिट्टी की शुद्धि और वृद्धि बढ़ जाए। वो आश्रम एक पुराने गांव की तरह ही था, जहां कोई भी सुख सुविधा नहीं थी। यह छात्राओं को जीवन का ज्ञान और कठिनाइयों से लड़ने का साहस मिलता था, और यही वजह थी कि उसकी मॉम तारिणी सिंह अपने टैलेंट के साथ एक जीनियस बन गई। वही थोड़ी दूर पर दो लोग खड़े उसे देख रहे थे। जब रंजीत जी अपने ऑफिस से निकले तो उनकी नज़र उन दोनों पर गई। उन्हें समझ नहीं आया कि ये दो नए चेहरे यहाँ क्या कर रहे हैं, और उनके आश्रम में ऐसे टहल रहे थे जैसे ये कोई पाक हो। वो उन दोनों के सामने जाकर खड़े हो गए, लेकिन गुरुजी ने देखा कि दोनों की नज़र एक ही दिशा में बड़े ही गौर से देख रहे हैं। वे दोनों इतने देखने में इतने खो गए कि उन्हें किसी के उनके पास आने का आभास भी नहीं हुआ। गुरुजी जी ने भी उनकी नज़रों का पीछा किया और पाया इन दोनों की नज़र बगीचे में काम करते हुए नायरा पर अटकी थी, जो अभी भी पौधे लगाने में व्यस्त थी। उन दोनों शख्स में से एक अपने 40 में था, मगर देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनकी उम्र इतनी होगी। वही दूसरा शख्स एक लड़का था जो यही कोई 20 साल का होगा। वह दोनों देखने में बाप बेटे लग रहे थे। तभी गुरुजी उन दोनों की टकटकी को बाधित करते हुए उनकी नज़रों के एकदम सामने आ जाते हैं, जिसे महसूस करके दोनों बाप बेटे झेप जाते हैं। लेकिन फिर वह मिडिल एजेड आदमी उनसे पूछता है, क्या यही है आपकी नई शिष्या? ये पूछते हुए वह नायरा की ओर अपने हाथ से इशारा करते हैं। गुरुजी भी सीधा दो टुक जवाब देते हैं, हाँ यही है मेरी इकलौती शिष्या, जिसने मिस मेडिसिन का खिताब जीता है। ये कहते हुए उन्हें नायरा पर बहुत गर्व हो रहा था कि वो उनकी शिष्या है। तभी सामने से वह आदमी अपना परिचय देते हुए बोला, नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है और ये मेरा बेटा वेद सिंह। फिर थोड़ा रुककर बोले, हमें कॉलेज में हुई प्रतियोगिता की जानकारी मिली थी, जहां से हमें पता चला कि मिस नायरा सिंघानिया नाम की लड़की ने उस खिताब को जीता। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बेहतरीन कौशल से एक दवा बनाई थी जो ऑर्गन्स, किडनी और हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। गुरुजी ने ध्यान से उनकी बात सुनी और अपना सर सहमति में हिलाते हुए बोले, आपने सही सुना। नायरा ने अपनी परीक्षा के दौरान इसे बनाया था। फिर कुछ सोचकर, इसका अर्थ ये है कि आपके परिवार में कोई पीड़ित है, वरना सिंह राजघराने के लोगों का यहाँ आना तो असंभव था। गुरुजी जी की बात सुनकर राघवेंद्र की नजरें झुक गई। कुछ समय तक उनके बीच एक अशांत शांति फैल गई, लेकिन तभी उस अजीब से माहौल को तोड़ते हुए राघवेंद्र सिंह ने कहा, हम मानते हैं कि आपके और हमारे परिवार के रिश्ते खराब हो चुके थे और मेरा यहाँ आना आपको खला होगा, मगर मैं आज भी आपसे वही कहना चाहता हूँ जो इतने साल पहले मैंने आपके पिता महंत जी से कहा था। मेरे पिता का आपके परिवार को ठेस पहुँचाने की कोई मनसा नहीं थी। वे सिर्फ अपनी बहन के लिए चिंतित थे, क्योंकि आपके पिता ने उनसे हमारी बुआ की बेटी के जिंदा होने की बात छुपाई और जब पता चला तो वह पहले ही गायब हो गई। आप ही बताइए इसमें उनका क्या दोष, जो सालों से अपनी बहन को उनकी बेटी से मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनका इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ और अब बुआ बहुत ही बीमार हो चुकी है। यही वजह थी कि हम यहाँ आए। पापा आने वाले थे मगर हमने उन्हें रोक दिया। गुरुजी जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस नायरा को देखकर गहरी सोच में डूब गए।
तभी राघवेंद्र एक बार फिर बोले, लेकिन इस बार उन्होंने विनती के रूप में अपने हाथ जोड़कर कहा, डॉक्टर रंजीत, अब आप और मिस नायरा ही उन्हें बचा सकते हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ तो हमारे पापा जीते जी टूट जाएंगे। आप इस मदद के बदले में जो चाहे मांग सकते हैं, बस हमारी बुआ को बचा लीजिए। ये कहते हुए वो झुकने लगे, मगर रंजीत जी ने उन्हें रोक दिया और बोले, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही सोच रहा था कि नायरा को कब वहां भेजूं। उनकी बात सुनकर राघवेंद्र जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही वेद तो अपनी टिमटिमाती आंखों से नायरा को ही देख रहा था। जब उसने गुरुजी के मुंह से हाँ सुनी तो वो खुश होते हुए अपने पिता से बोला, देखो ना दीदी कितनी मेहनती है और बहुत प्यारी भी, जैसे कोई राजकुमारी। उसकी बचकानी बात पर गुरुजी और राघवेंद्र दोनों हंस पड़े। फिर गुरुजी उसके सर को सहलाते हुए बोले, अच्छा तो तुम्हें वो प्यारी लगी, मगर जब मिलोगे तो ज्यादा उछल कूद मत करना, वरना तुम्हारी दीदी तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन तुम्हारे होने वाले जीजू जरूर कान खड़े कर देंगे। उनकी बात सुनकर वो सभी एक बार फिर ठहाका लगाकर हंस दिए। फिर वेद बोला, तो दीदी के साथ जीजू भी फ्री में मिल रहे हैं। अब तो मजाक की हद ही हो गई। और एक बार फिर तीनों की हंसी गूंज उठी। वहीं दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल में अलका सिन्हा बुत बनी बैठी थी। वो बस एक तरफ ही दूर देख रही थी। तभी डोर खुला और मिसेस सिन्हा ने अपनी बेटी को देखा। वो तुरंत उसके पास गई और कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया। अपनी मॉम को देखकर अलका का सब्र खत्म हो जाता है और वो जोर जोर से चीखते हुए रोने लगती है। अपनी बेटी को रोता देख मिसेस सिन्हा का दिल कांप उठता है। उन्हें बहुत दुख हो रहा था कि वो अपनी बेटी को बचा नहीं सकी। उन्होंने उसकी पीठ को सहलाया जिससे वो शांत हो जाए। जब उसका रोना नहीं रुका तो मिसेस सिन्हा ने गुस्से से कहा, तू इतनी कमजोर कब से हो गई? क्या तुम सच में मेरी बेटी हो जो बच्चों की तरह रो रही हो? जबकि तुम्हें उसे सबक सिखाने के बारे में सोचना चाहिए, जिसकी वजह से आज तुम्हें इतना अपमान सहना पड़ा। अपनी मॉम की बात सुनकर अलका के आगे एक बार फिर सब फिल्म की रील की तरह घूमने लगा। कैसे कुणाल ने उसे एक नजर देखा भी नहीं, कैसे उस नायरा ने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा। इतना कम नहीं था कि उसने उसे अलका सिन्हा को एक कचरा कहा, उसे धक्के मारकर कूड़ेदान के ढेर के पास फेंक दिया गया। ये सब सोचते हुए अलका अब एकदम शांत हो गई थी, लेकिन उसके अंदर के तूफान को उसकी गुस्से और नफरत से जल रही आंखें साफ साफ दिखा रही थी। अविराज ने भी अपनी मां के शब्द सुने और मुंह फेर लिया। उसे भी पता चला था कि इनके पीछे वो कुणाल है। उसे अपनी बहन की हालत देखकर नायरा पर भी गुस्सा आ रहा था, मगर वो चाहकर भी उससे नफरत नहीं कर पा रहा था। वो अपनी बहन से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। ये तो अच्छा था कि वो नहीं जानती कि वो उसका सगा भाई है। नहीं तो अपनी बहन और प्यार में से किसी एक का साथ देना उसके लिए मुश्किल होता। हाँ, वह जान चुका था कि नायरा और कुणाल एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानेगा। उसने ये सोच लिया था कि वो अपनी बहन को उसका प्यार देगा, जिससे उसे भी अपना प्यार मिल जाएगा। वो कुछ भी दे सकता था, मगर नायरा को छोड़ना और जाने देना दो उसके लिए असंभव है। कम से कम अपनी आखिरी सांस तक वो उसे पाने के लिए वो सब कुछ करेगा जिससे नायरा उसके करीब रहे। चाहे उसकी मर्जी हो या फिर जबरदस्ती, उसे अविराज ठाकुर का होना होगा। ये सब खुद से कहते हुए अविराज की आंखों में कुछ भी कर जाने का जुनून साफ नजर आ रहा था। उसके यहाँ सब कुछ छोड़कर आने की वजह सिर्फ और सिर्फ नायरा है। अब वही उसकी मंजिल होगी। गाइस, आज के लिए इतना ही। और वीडियो को लाइक, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।